हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने पार्ट 5 गए वीडियो में पूरा किए थे। आज अपने पार्ट 6 की समझेंगे। पार्ट 6 को धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप भाग 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। देखो बच्चों, यहाँ अपने इसके अंदर सहकारी मंडली और कंपनी के विषय में समझना है। इससे पहले के पार्ट में अपने व्यक्तिगत मालिकी की पीढ़ी और साझेदारी पीढ़ी के विषय में समझे थे। अब देखो बच्चों, सहकारी मंडली के विषय में समझना है, क्योंकि व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी और कंपनी तीनों धंधा की व्यवस्था के स्वरूप होने के बावजूद भी इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है बच्चों? लाभ कमाने का। ये पीढ़ियाँ सिर्फ लाभ के उद्देश्य से प्रारंभ की जाती है। लाभ प्राप्त करने के हेतु से ये तीनों स्वरूप ग्राहकों का कितनी ही प्रकार से शोषण करते हैं। अधिक लाभ लेकर, मिलावट वाली वस्तुओं को बेचकर इत्यादि से लाभ कमाते हैं। जैसे कि निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं को ग्राहकों को देते हैं, अधिक मूल्य वसूल करते हैं, वस्तु की कालाबाजारी, संग्रहखोरी करते हैं। इस प्रकार लाभ कमाते हैं, शोषण करते हैं। परंतु आज अपने सहकारी मंडली धंधा की व्यवस्था का स्वरूप होने के बावजूद अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण आज भी अन्य धंधा की व्यवस्था के स्वरूपों से भिन्न मानी जाती है। एक अलग इसकी रचना की जाती है, क्योंकि इसमें एक ही सूत्र होता है, बिना सहकार नहीं उद्धार के सूत्र को अमल में लाती है। प्रत्येक सभी के लिए और सभी प्रत्येक के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, इस प्रकार के नियम को अपनाती है। इसलिए सहकारी मंडली आज भी ग्राहकों के लिए बहुत लाभदायी है। सहकारी मंडलियाँ एक ऐसी स्वैच्छिक धंधा की व्यवस्था का स्वरूप है कि जिसमें परस्पर समान हित रखने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से शामिल होते हैं। व्यक्ति अपने निश्चित उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सहकारी मंडली को प्रारंभ करते हैं, इसकी रचना करते हैं। सहकारी मंडली का उद्देश्य सदस्यों के बीच परस्पर सहकार को प्राप्त करना, सदस्यों के आर्थिक हित को बनाए रखने का होता है। सरल अर्थों में कहा जाए तो सहकारी मंडली की परिभाषा इस प्रकार भी अपने दे सकते हैं बच्चों। सहकारी मंडली यह धंधा का एक ऐसा व्यवस्थाकीय स्वरूप है कि जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हित की रक्षा करने के लिए, आर्थिक हित का संवर्धन करने के लिए समानता के आधार पर स्वैच्छिक रूप से शामिल होते हैं। उसे अपने सहकारी मंडली कहते हैं। देखो बच्चों, अब सहकारी मंडलियों के कुछ लक्षण हैं कि सहकारी मंडली का पहला लक्षण है स्वैच्छिक संगठन, यानी स्वैच्छिक संगठन। अब देखो बच्चों, स्वैच्छिक मंडल या संगठन जिसे अपने कह सकते हैं, स्वैच्छिक रूप से शामिल हुए व्यक्तियों का यह एक समूह है। समानता के आधार पर व्यक्ति मंडली में शामिल तो है, कोई भी प्रकार का भेदभाव के बिना इस प्रकार की मंडली में शामिल होते हैं और अपनी इच्छा से निकल सकते हैं और अपनी इच्छा से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार की मंडली अर्थात कि यह स्वैच्छिक मंडल है। दूसरा इसका लक्षण है सरल स्थापना विधि। अब देखो बच्चों, कंपनी की तुलना में सहकारी मंडली की स्थापना विधि एकदम सरल है। कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी मंडली के कानून के अंतर्गत सहकारी मंडली के रजिस्ट्रार के सम्मुख मंडली का पंजीकरण करवा कर सकते हैं। पंजीकरण होते ही मंडली को कानूनन एक अलग व्यक्तित्व प्राप्त होता है। जैसे कंपनी में व्यक्तित्व प्राप्त होता है, उसी प्रकार सहकारी मंडली को भी एक अलग से व्यक्तित्व प्राप्त होता है। अर्थात कि इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि यह सरल स्थापना विधि है, इसकी सरल स्थापना विधि है। तीसरा, सदस्यों की समानता बच्चों। अब देखो, सदस्यों की समानता यानी सहकारी मंडली में सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है, समान अवसर प्राप्त होता है। पूंजी विनियोग किसी अन्य कारणवश सदस्यों के बीच कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता। ऊंच नीच जाति का कोई भेदभाव नहीं होता। इसमें सभी को समान भाव से शामिल होने का, समान भाव से कार्य करने का समान अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए सदस्यों की समानता दिखाई देती है। चौथा लक्षण है बच्चों इसका अलग व्यक्तित्व। अब देखो बच्चों, सहकारी मंडली का पंजीकरण होने से उनके सदस्यों से अलग
कानूनन एक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। सदस्य पद की प्राप्ति सदस्य पद के अंत में होने से उनके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कितने भी सदस्य जुड़े, कितने भी निकले, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समान रूप से सबको अधिकार प्राप्त होता है। पंजीकरण होने से अलग कानूनन एक व्यक्तित्व मंडली को प्राप्त होता है। 5वां लक्षण है इसका प्रजातांत्रिक संचालन। देखो बच्चों, मंडली में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जाती है। मतलब सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मंडली इनका संचालन करते हैं इस पीढ़ी का। कारण में कंपनी में प्रति अंश मताधिकार होता है, किंतु यहाँ प्रति अंश नहीं परंतु प्रति सदस्य मंडली में अधिक मताधिकार होता है। कोई एक सदस्य ने भले कितने भी शेयर खरीदे हो, कितने भी पूंजी विनियोग किया हो, परंतु एक ही मत देने का अधिकार होता है। जबकि कंपनी में जितने अंश खरीदे हो उतना मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। सहकारी मंडली में पूंजी को नहीं बल्कि मानव को महत्व दिया जाता है, मानव को ध्यान में लिया जाता है। व्यवस्था की यह समिति के चुनाव में कोई भी सदस्य उम्मीदवारी कर सकता है, संचालन में हिस्सा ले सकता है। कंपनी स्वरूप की तुलना में मंडली में सही रूप से प्रजातांत्रिक संचालन दिखाई देता है, इसलिए मंडली को प्रजातंत्र की प्रशिक्षणशाला भी कहते हैं। देखो बच्चों, 6वां लक्षण है सेवा का मुख्य उद्देश्य। अब देखो, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कंपनी, व्यक्तिगत मालिकी की पीढ़ी, साझेदारी पीढ़ी, ये सब लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, परंतु सहकारी मंडली का मुख्य उद्देश्य सेवा करने का होता है। लाभ का उद्देश्य तो यहाँ गौण होता है। सेवा के उद्देश्य से सदस्यों की आर्थिक प्रोग्रेस होती है। सदस्यों का जीवन स्तर उच्च कोटि का होता है, वे स्वावलंबी बने, इस तरह के प्रयत्न मंडली करती रहती है। जैसे कि ग्राहकों की सहकारी मंडली का उद्देश्य सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ वस्तुएं उचित कीमत पर उचित समय पर देने का होता है, उचित भाव से देने का होता है। इस प्रकार इस मंडली के अंदर सेवा का उद्देश्य दिखाई देता है। अगला है बच्चों लाभ का उचित वितरण। देखो बच्चों, व्यक्तिगत मालिकी में कोई एक व्यक्ति को ही लाभ प्राप्त होता है, साझेदारी में साझेदारों का लाभ के बीच बंटवारा होता है, परंतु मंडली के अंदर लाभ का उचित वितरण होता है, क्योंकि यहाँ मुख्य उद्देश्य सेवा का है। आय में वृद्धि हो तो ऐसे लाभ को मंडली के सदस्यों में कानून के अंतर्गत रहकर डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है, शेयर लाभांश के रूप में उनको बांटा जाता है, और बाकी बचा हुआ लाभ सदस्यों को या समाज के कल्याण के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार मंडली में लाभ का उचित बंटवारा किया जाता है। 8वां लक्षण है बच्चों इसका अंश का अल्प मूल्य, यानी छोटा मूल्य, कम मूल्य। देखो बच्चों, सहकारी मंडली के अंदर सभी प्रकार के वर्ग जुड़ते हैं, गरीब, उच्च, मध्यम, सभी प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसलिए सहकारी मंडली के अंश का मूल्य कम होने के कारण कम आय वाले व्यक्ति भी अंश खरीदकर सहकारी मंडली के सदस्य बन सकते हैं। कई बार अंश की रकम एक साथ चुकाने की बजाय हफ्ताओं में भी थोड़ी थोड़ी रकम चुकाकर सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार ये लाभ प्राप्त होता है एक प्रकार से। और 9वां लक्षण है बेटा प्रति सदस्य मताधिकार। ये तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि मंडली में सदस्य चाहे कितने भी संख्या के अंशधारक हो, परंतु एक ही मत देने का अधिकार होता है। प्रति सदस्य एक मत के सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधियों को चुना जाता है, और सदस्य में समानता तथा भाईचारा बढ़े तथा उनके ज्ञान में वृद्धि हो, इसलिए मंडली परिषद प्रशिक्षण कक्षाओं का बारंबार आयोजन करती रहती है। इस प्रकार प्रति सदस्य मताधिकार दिखाई देता है। 10वां लक्षण है बच्चों राजनीति और धर्म से अलिप्त संस्था। देखो, यहाँ मैंने अभी आपको कहा था ऊपर कि कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं। मंडली के अंदर किसी भी प्रकार के धर्म, समाज या जाति के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सदस्य पद मुक्त रूप से प्राप्त होता है, मुक्त होता है। धर्म और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर मंडली कभी नहीं बन सकती। इस प्रकार सहकारी मंडली राजनीति और धर्म से अलिप्त संस्था होती है। और 11वां लक्षण है असीमित सदस्य संख्या। देखो बच्चों,
यहाँ मंडली में अधिक से अधिक व्यक्ति मंडली के सदस्य बनकर आर्थिक हितों का संवर्धन कर सकते हैं। इस तरह इस उद्देश्य से संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जितने भी सदस्य जुड़ना चाहे उतने सदस्य मंडली में जुड़ सकते हैं। इस प्रश्न को बच्चों आपको अपने नोट में लिखना है। सहकारी मंडली किसे कहते हैं, उसके लक्षणों की विस्तृत चर्चा कीजिए। ये सब आपको उसका उत्तर नोटबुक में तैयार करना है।